ठीक है, इकोनॉमिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है बीमा क्षेत्र। ठीक है, तो बीमा क्या होता है? बीमा विभिन्न प्रकार के जोखिमों जो वह अपने जीवन, संपत्ति और व्यापार में महसूस करते हैं से प्रोद्भूत हानि के खिलाफ मालिक की प्रतिपूर्ति करता है। भाई, जीवन, किसी व्यक्ति ने अगर बीमा करा रखा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके एवज में एक सामाजिक सुरक्षा सी नहीं होती है कि उसके अब परिवार में बच्चे छोटे हैं, पत्नी है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उनका अब जीवन निर्वाह कैसे होगा? तो उसके एवज में उसको क्या मिलता है? बीमा कंपनियों के द्वारा कुछ धन प्राप्त होता है, या कोई संपत्ति है। इवन जैसे कई लोग क्या करते हैं, गाय का बीमा कराते हैं, भैंस का बीमा कराते हैं, ठीक है, संपत्ति का बीमा, दुकान का बीमा कराते हैं। अकारण किसी के दुकान में माना क्या लगती है, आग लग जाती है, उसने बीमा करा रखा, तो उसके एवज में क्या मिलेगा? पैसा मिलता है। इंश्योरेंस और एश्योरेंस, है ना। जीवित वस्तुओं का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। मृत वस्तुओं का क्या होता है? एश्योरेंस होता है। क्या होता है? कार है, कार का बीमा करा दिया। जब आप कार खरीदते हैं तो खरीदते ही साथ क्या करना पड़ता है? उसका एश्योरेंस कराना पड़ता है। बोलते हैं इंश्योरेंस है जनरली, बट एश्योरेंस कराते हैं। कुछ भी हो सकता है, नया नया ड्राइवर है, कार बाहर लेके आया, एकदम से क्या हो गया, कहीं पर लग गई, कार लग गई, तो अब क्या करोगे? नई कार ली, फिर दोबारा उसे पैसा लगाओगे, तो उसको क्या मिलेगा? उसका बीमा मिलेगा, है ना। एक तरफ से अगर लगी है, अब दोनों तरफ से लगी है तो दोनों तरफ का नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो व्यापार में अगर हानि हो जाती तो उसके एवज में प्रोद्भूत हानि के खिलाफ मालिक की प्रतिपूर्ति करता है कौन? बीमा। यह जोखिमों से बाहर निकालने का अभिप्रेता है जो किसी बीमा योग्य जोखिम के अधीन है। एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे आप, बीच बीच में आता रहता है कि अपना टर्म इंश्योरेंस कराइए। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या है? अब जो बीमा है, पहले तो कुछ लाखों में मिलते थे, अब जो बीमा है टर्म इंश्योरेंस जैसे कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें आपने एक पैसा जमा करना है साल भर में। आप मतलब कोई व्यक्ति है जो घर का मुखिया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका टर्म इंश्योरेंस है, तो करोड़ों में पैसा मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि लाख से परिवार नहीं चलता। क्या नहीं होता है? पता चला 10 लाख का बीमा है खाली, मुखिया की मृत्यु हो गई, 10 लाख रुपए मिले, क्या होगा? कहां तक चलेगा? बच्चे छोटे हैं या परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, तो कहां तक चलेगा वो 10 लाख रुपए? नहीं चलेगा ना। और घर में जो कमाने वाला है वो कोई और है नहीं, माना बच्चे बहुत छोटे हैं, वो तो काम नहीं कर सकते, है ना। पत्नी जो है वो अशिक्षित हैं, घरेलू हैं, उन्होंने कभी काम ही नहीं किया है, तो फिर बाध्य ना होना पड़े उन्हें किस प्रकार के कार्यों को करने के लिए? ऐसे कार्य कि जिसमें मतलब अब जैसे छोटे मोटे कार्य की बर्तन धोना, ये सब चीजें ना करना पड़े, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस जैसे प्लान होते हैं। बार बार वो लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि भाई टर्म इंश्योरेंस कराइए, है ना। उसमें सिर्फ ये है कि पहले कुछ ऐसी स्कीमें आती थी जिसमें पैसा जमा करते रहिए, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, बस टर्म इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी मिलेगी कि अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और उसमें भी फिर अलग अलग वो होते हैं कि जैसे एक्सीडेंशियल डेथ हो गई अगर, तब उसका डबल मिलेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है। बीमार हो गए तो क्या होगा? अब बीमारी पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है, भारत सरकार की बड़ी योजना है, कौन सी? आयुष्मान कार्ड है। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए गोल्डन कार्ड है। लेकिन अब कोई बीमारी ऐसी है या कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ अच्छी सुविधा मिले, है ना, जहाँ पे क्या हो, लाइन ना लगाना पड़े बहुत ज्यादा, जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा ना हो, उस प्रकार का अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हो उसके लिए भी बीमा कराता है व्यक्ति। और ये कराने भी चाहिए। ये क्या करने चाहिए? इससे क्या होता है? टेंशन फ्री हो जाता है। क्या होता है? साल भर में अपनी कमाई का एक पार्ट इंश्योरेंस पर क्या किया जाना चाहिए? खर्च किया जाना चाहिए। और उसको ये मानना चाहिए कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं मिलता। आप कोई व्यक्ति 1 साल तक बीमार नहीं हुआ, नहीं मिलेगा। जब लेकिन भविष्य में जहां तक वो उसका प्रीमियम जमा होना है वहां पर वो अगर जमा करता रहता है, तो अगर वो बीमार होता है तो 15 लाख 20 लाख वो बढ़ता रहता है। प्रीमियम जैसे देते रहेंगे तो उसकी जो लिमिट है वो बढ़ती रहती है कि वहां तक का इलाज क्या होगा, एक सम्मानजनक इलाज मिल जाता है। मतलब क्या मिल जाता है? अच्छा, गलत मैं सरकारी हॉस्पिटल्स को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत शिक्षित डॉक्टर्स हैं, एम्स बहुत शिक्षित डॉक्टर्स होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन समस्या क्या है कि जनसंख्या ज्यादा है। क्या है? यानी नंबर आते आते क्या समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। तो उस नंबर का वेट ना करना पड़े, उन पर भी दबाव है बहुत ज्यादा, हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज्यादा दबाव है। प्राइवेट सेक्टर का ये होता है कि भाई पैसा है तो आइए। अब पैसा इतना सारा लेके तो कोई बीमार आदमी रखता नहीं है अपना, तो हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखेगा तो क्या होगा, उसको सुरक्षा प्राप्त होगी। किस स्थिति में? बीमारी की स्थिति में। और मुखिया की मृत्यु की स्थिति में मुखिया का जो परिवार है वो आसानी से क्या कर सकता है, मतलब अपना जीवन निर्वाह कर सकता है अगले 10-20 साल तक। करोड़ रुपए बहुत होते हैं, उसको अगर बैंक में रख दिया जाए तो उसके ब्याज पर भी बच्चे क्या हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये मान के रख देना चाहिए अपने पूंजी का एक पार्ट कि भाई ये मैंने दे दिया, भगवान ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े, और ये जहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, जिन लोगों के साथ बुरा हो रहा है, उनके काम आए। ये मेरी तरफ से क्या है, एक प्रकार से क्या है, दान बोलते ना, जैसे मैंने दान कर दिया। दान करते रहो। और 70 साल तक का होता है, जैसे टर्म इंश्योरेंस का होता है, तो 70 साल तक नहीं मरे तो बहुत अच्छी बात तो है। पैसे का क्या करोगे? 70 साल तक अगर कोई व्यक्ति अभी जीवित है, जीवित रहता है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 70 साल तक उसे कोई बीमारी नहीं लगती है तो बहुत अच्छी बात है। यानी जो पैसा दिया गया है, जो प्रीमियम दिया गया है, वो किसी ना किसी के काम आया है। और इस तरह की कंपनीज हैं बीमा कंपनी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक। भारत में बीमा दो प्रकार का, मुख्यतः दो प्रकार का है, अर्थात जीवन बीमा, साधारण बीमा। जीवन बीमा और साधारण बीमा, दोनों प्रकार का बीमा पॉलिसियों से संबंधित सभी मामले वित्त मंत्रालय में बीमा प्रभाग की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बीमा प्रभाग की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और नियमित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही है फुल फॉर्म, देखिए इरडा की। जैसे भाई आपके मोबाइल फोन चलाते हो आप, ये सब चीजें यूज कर रहे हो, नेट यूज कर रहे हो, तो इस पर जो नियम बनाने वाली संस्था है वो कौन है? ट्राई है, टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसी बीमा कंपनियां क्या ना हो जाएं, कहीं छल ना कर दें आप लोगों के साथ, धोखा ना कर दें, है ना। पहले नहीं सुनते थे हम लोग कि भाई बीमारी का इंश्योरेंस कराया और एक बीमारी होगी, उन्होंने कहा हमारी लिस्ट में नहीं है ये वाली बीमारी, इसका हम क्या नहीं देंगे। तो अब उन सब चीजों पर नियम बने फिर बाद में, उसमें तो कौन बनाती है? इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इरडा। स्थापना कब हुई थी इसकी? हाँ जी, लास्ट में बोला 1999। ठीक है। उक्त प्राधिकरण विनियमों को जारी कर रही है जिससे बीमा एजेंटों, विलेता लाभ, पुनः बीमा, बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के दायित्व, लेखांकन की प्रक्रियाओं आदि सहित बीमा उद्योग का लगभग संपूर्ण भाग शामिल है। क्या करती है ये वो बता रखा है। बीमा एजेंटों, विलेता लाभ, पुनः बीमा, बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की बीमाकर्ताओं के दायित्व, लेखांकन की प्रक्रियाओं आदि सहित बीमा उद्योग का लगभग संपूर्ण भाग शामिल है। आगे, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में बीमा संबंधी सघनता वर्ष 2021 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गई है। जीवन बीमा 69 अमेरिकी डॉलर, जीवन बीमा 69 अमेरिकी डॉलर और गैर जीवन बीमा 22 अमेरिकी डॉलर थी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2001 में 11.1 अमेरिकी डॉलर थी। इस अवधि के दौरान एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जैसे मलेशिया, थाईलैंड और चीन में बीमा घनत्व क्रमशः 578 अमेरिकी डॉलर, 383 अमेरिकी डॉलर, 455 अमेरिकी डॉलर रही है। उल्लेखनीय है कि भारत में बीमा विस्तार वर्ष 2001 में 2.71% था, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 4.2%, यानी जीवन बीमा 3.2% और गैर जीवन बीमा 1% हो गया था। देखो भाई, किसी व्यक्ति ने परिवार बसाया, उसके क्या हुए? बच्चे हुए, तो उनकी जिम्मेदारी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी किसकी होती है? मुखिया की होती है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आया है। पहले जो बीमा एजेंट होते थे उनको देखकर लोग दरवाजे बंद करते थे घरों के, ये बोलते थे क्या, अशुभ मानते थे कि आ गया ये, अब पता मरने की बात करेगा। लोग अमर मानते थे अपने आप को।
क्या मानते थे? अमर मानते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा, उसका फायदा देखा। अब लोग खुद ही क्या हो गए, जो समझदार लोग हैं वो इंश्योरेंस कराते हैं। क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। पहले लोग अपने आप को ये मान के चलते थे कि हम अमर हैं, निरोग रहेंगे हमेशा, तो ऐसा नहीं है। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। जब इस प्रकार की बीमारियां आएंगी, जैसे कई लोग हैं जिन्हें पोस्ट कोविड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो अब अगर उन्होंने बीमा करा रखा है तो कैशलेस उनका इलाज हो रहा है। और अगर वो इस तरह के बीमा ना कराते तो कैशलेस इलाज ना होते, कई मतलब अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो जाता, इलाज पे ही खर्च हो जाता। पोस्ट कोविड इफेक्ट समझते हो ना, कई लोगों पर है अभी भी। ठीक है, तो भाई बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन चाइना का अगर हम देखें तो वहां पे ज्यादा है। कितना है? 578 अमेरिकी डॉलर है। हम कितने पे पहुंचे हैं अभी? हाँ जी, नहीं, मलेशिया में 578 अमेरिकी डॉलर है, थाईलैंड में 383 अमेरिकी डॉलर है, और चीन में 455 अमेरिकी डॉलर है। और हम कितने पे पहुंचे हैं अभी? हाँ जी, ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए। 91 अमेरिकी डॉलर पर है। 91 अमेरिकी डॉलर में भी हम देख रहे हैं कि जीवन से संबंधित जो बीमा हो रहा है वो 69 अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहे हैं, और जो गैर जीवन बीमा है, मतलब जैसे कार हो गई, घर हो गया, दुकान हो गई, उनका जो है 22 रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना। उसमें भी फिर एक वो थी, मैंने दुकान का बीमा कराया, भूकंप आ गया, दुकान गिर गई, एक्ट ऑफ गॉड है कि जी इसमें नहीं मिलेगा। बोला गया था ना, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें थोड़े मिलेगा। सारी दुकानें टूट गई, आपकी भी टूट गई, हम नहीं दे रहे। तो इसीलिए तब फिर इरडा जैसी जो संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, बोलती है नहीं भाई आपको देना पड़ेगा, एक्ट ऑफ गॉड हो चाहे कुछ भी हो। बीमा का मतलब क्या है? बीमा का मतलब यही है कि आने वाले समय में सुरक्षा प्रदान करनी है। 10 दुकानें थी, 10 की 10 गिरी, एक आदमी ने बीमा करा रखा था। वो किस चीज का पैसा दे रहा था आपको? इसी चीज का तो दे रहा था कि अब वो दोबारा गिर गई है दुकान, भूकंप आया, गिर गई, अब दोबारा उसे दुकान बनानी है, आप पैसा दोगे, बाध्य किया जाता है ना। चलिए जी आगे, तो समझिए बीमा के महत्व को। अभी तो इस उम्र में ऐसा लगता है ना अमर हैं, निरोग रहेंगे जीवन भर। बीमा में भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार है। कितना? 10वां सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार है, और अभी और संभावनाएं हैं। अभी क्या है? और संभावनाएं हैं, हो सकता है हम ऊपर आ जाए। ध्यातव्य है कि साधारण बीमा, जनरल इंश्योरेंस के संदर्भ में भारत एशिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। साधारण बीमा में हम चौथे नंबर पे हैं। इसका मतलब लाइफ को आज भी लोग क्या है, भगवान के भरोसे लेके बैठे हुए हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा। भारत में बीमा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं अधोलिखित हैं। आयुष्मान भारत योजना, ये पता ही है आपको, 2018 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे इन योजनाओं को पढ़ेंगे तो सरकार अपनी तरफ से पूरा कर रही है। ठीक है, राज्य के नीति निषेध तत्वों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसीलिए सम्मिलित किया गया था कि जब राज्य अपनी नीति बनाएगा तो इनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा। अब इनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा तो उन्हीं का पालन करते हुए उसने सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या किया, इस प्रकार की योजनाएं लेके आया। लेकिन फिर दुर्भाग्य है कि देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार भी बहुत ज्यादा बीमा तो दे नहीं सकती। तो अधिकतर उसमें देखा होगा कि मृत्यु पर 2 लाख रुपए, है ना, अंग भंग होने पर 50,000 रुपए। अगर किसी मुखिया की मृत्यु हो गई, 2 लाख रुपए मिल गए और उसके बहुत सारे परिवार, बहुत बड़ा परिवार है, इकलौता कमाने वाला है, तो क्या 2 लाख से आगे जीवन चल जाएगा? 2 लाख तो उसके भारत में नहीं है, कई प्रकार के हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं वो उसी में निपट जाएंगे। उसकी 13वीं और बरसी में ही निपट जाएगा 2 लाख रुपए। तो तब करेगा क्या? जो बच्चे हैं वो कैसे पलेंगे? इसलिए बोल रहा हूं मैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरा पूरा वो कर रही है, लेकिन व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। आगे उदाहरण देखे हैं ना हम लोगों ने, इसलिए बता रहा हूं। भारतीय जीवन बीमा निगम सॉरी, LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत, इंपॉर्टेंट, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य जीवन बीमा को अधिक व्यापक रूप से और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना था, जिससे उन्हें उचित लागत पर पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। वित्तीय सुरक्षा, ठीक है, वित्तीय सुरक्षा मुहैया कर। वित्त बहुत बड़ी चीज होती है भाई। क्या होती है? वित्त। संकट के समय वित्त ही काम आता है। संकट के समय क्या काम आता है? वित्त। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक श्लोक है, फिर आगे बोलेंगे, फिर संस्कृत पे आगे। उत्तराखंड पहला राज्य है भाई जिसने संस्कृत को क्या किया, दूसरी भाषा के रूप में अडॉप्ट किया। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उत्तराखंड की इस परंपरा को क्या रखें, जीवित रखें। तो सुन लीजिए, यशास्य वित्तम सौनर कुलीना, जिसके पास वित्त है वही कुलीन है। कुलीन किसको कहा जा रहा है? यशास्य वित्तम, ये आज नहीं बोला गया, बहुत पुराना श्लोक। यशास्य वित्तम सौनर कुलीना सौ एव वक्ता सच दर्शनीम। वही वक्ता है कि वक्ता भी कौन है? जिसके पास वित्त है। और सच दर्शनीयम, दर्शनीय भी वही है, लोग उसी को देखने जा रहे हैं। अगर अंबानी आ गए, आप उनको देखने जाएंगे कि कैसे हैं, है क्या उनके पास? साधारण मनुष्य तो हैं लेकिन वित्त है। तो यशास्य वित्तम सौनर कुलीना सौ एव वक्ता सच दर्शनीयम स पंडिता स श्रुतवान गुणज्ञा। वही पंडित हैं, पंडित मतलब जानने वाले, जानकार। स पंडिता स श्रुतवान गुणज्ञा, मतलब सारे गुण भी उनके अंदर हैं। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, लास्ट में बोलते हैं ये सारे गुण उस व्यक्ति के नहीं है, दरअसल ये उस कांचन के हैं, मतलब उस धन के, उस सोने के हैं जो उनके पास रखा हुआ है। किसके पास रखा हुआ है भाई? किन यूट्यूबर्स को देखते हैं आप? जो सफल हो गए उन्हीं को तो देखते हैं। अगर कोई काम की चीज बता रहा है तो उसको तो कोई देखता ही नहीं। लाले पड़ जाते हैं किस चीज के? व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और जो आर्स होते हैं वो बढ़ाने के, है ना। खैर वो हमारा उद्देश्य भी नहीं है, बट मैं बता रहा हूं। तो इस श्लोक के माध्यम से आपने क्या याद रखना है? याद कीजिए, याद करने के लिए एक बार फिर बता देता हूं। यशास्य वित्तम सौ नर कुलीना सौ एव वक्ता सच दर्शनीयम स पंडिता स श्रुतवान गुणज्ञा सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। ठीक है, तो वित्त से याद आया इसलिए बता दिया मैंने। एलआईसी ने देश भर में 2048 शाखाओं, 113 मंडलों और 7 आंचलिक कार्यालयों का विस्तृत नेटवर्क स्थापित कर लिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम विदेशों में, ऊपर कीजिए भाई, विदेशों में भी कारोबार करता है। और फिजी, भारतीय मूल के लोग रहते हैं यहाँ पर। फिजी कहां पर पड़ता है आपका? पैसिफिक ओशन में पड़ता है फिजी, है ना। सुआ कैपिटल है इसकी। और यहाँ के कभी गवर्नर रहे हैं आपके रुद्रप्रयाग में बमोली गांव के बद्री महाराज बमोला, नाम सुना है? मैकोटी के आसपास बमोली गांव पड़ता है, वहां के बद्री महाराज बमोला यहाँ के गवर्नर रहे हैं कभी, उत्तराखंड के एक व्यक्ति। इंदिरा गांधी के समय आए थे भारत यात्रा पर। ठीक है। फिजी, मॉरिशस, मॉरिशस में भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पोर्ट लुइस कैपिटल है मॉरिशस की, है। और यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसको आप अच्छी तरह से परिचित हो, में उसके कार्यालय हैं। शाखा प्रचालनों के अलावा निगम में, आगे, निगम में बहरीन, नेपाल और श्रीलंका में प्रतिष्ठित स्थानीय भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से विदेशी अनुषंगी कंपनियां स्थापित की गई हैं। भारतीय बीमा क्षेत्र के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी अग्रणी जीवन बीमा कर्ता के स्थान पर है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगला है भारतीय साधारण बीमा निगम, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसकी स्थापना साधारण बीमा कारोबार यानी राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972, इसका सन अलग है 1972, हाथ लगाते ही ब्लर हो जाता है, के अनुसार अनुसरण में साधारण बीमा या गैर जीवन बीमा कारोबार की देखरेख, नियंत्रण और प्रचालन के प्रयोजनार्थ, आगे, प्रयोजनार्थ की गई थी। आरंभ में जीआईसी की 4 अनुषंगी शाखाएं थी, यथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। वर्ष 2000 में इन शाखाओं को जीआईसी से अलग कर दिया गया और जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नाम संघ बनाया गया। इन 4 को याद करना है, इन 4 को
फिर आपने ये बोलना है जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नाम का संघ, नामक संघ बना दिया गया है। 18 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी। 2017 से स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया उनके नाम अधोलिखित हैं। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर ये 4 याद रखने, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। क्या हो चुका है? यहां 4 से क्वेश्चन बन चुका है। इन सार्वजनिक क्षेत्र की आम बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 100% से घटाकर 75% कर दी गई है। यह काम एक बार में या किस्तों किस्तों में किया जा सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा। ध्यातव्य है कि बीमा कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने से उनके उद्देश्यों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगे, बहुत बड़ी बात है। आपका पैसा वैसे भी क्या किया जाता है? शेयर्स ही लगाए जाते हैं, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। खाली आपके पैसों को रखेंगे थोड़े किसी गुल्लक में, ठीक है, उनको लगाया जाता है कहीं पर। बहुत इंपॉर्टेंट, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 इरडा अधिनियम के अधिनियमन के साथ ही बीमा क्षेत्र को भारतीय निजी बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया। भारतीय निजी बीमा कंपनियों से बीमा क्षेत्र को भारतीय निजी बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता 2 चीजें होती है, ठीक है। उसमें क्या अंतर होता है? प्रतिस्पर्धा मीन्स आप भी काम करो, हम भी काम करो, आप अच्छा करोगे हम आपसे अच्छा करेंगे। और प्रतिद्वंदिता मतलब आप भी पढ़ो हम भी पढ़ रहे, आप ज्यादा अच्छा पढ़ रहे, सीढ़ी के नीचे ले जाके कूट दिया आपको, दैट इज प्रतिद्वंदिता। ज्यादा बनते हो, ज्यादा पढ़ते हो, हमसे ज्यादा जवाब देते हो, है ना। तो प्रतिस्पर्धा रखनी है आपने। क्या रखनी है? बाजार में जब प्रतिस्पर्धा होती है बहुत अच्छा होता है, प्रतिद्वंदिता जब होती है वो खराब माना जाता है। ये देखा गया कि बाजार में प्रतिद्वंदिता वाले बिजनेसमैन ज्यादा हो गए। पोस्टर फाड़ना दूसरे का दुष्प्रचार करना, बाजारी शक्तियां होती ना, कई बाजारी शक्तियां मिलकर क्या करती हैं, कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उसका क्या करती है? दुष्प्रचार करती है। वो प्रतिद्वंदिता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिद्वंदिता। प्रतिस्पर्धा मतलब अच्छा आपने इतना अच्छा काम किया, हम आपसे अच्छा करके दिखाएंगे, है ना। चलो, IRDA अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार 19 अप्रैल 2000 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना तथा बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित, संवर्धित और सुनियोजित करना था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। हाईलाइट कीजिए, किसका? इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। इरडा अधिनियम 1999 बीमा बाजार में निजी क्षेत्र के निकायों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर अब तक सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ऑब्लिक निगमों का विशेषाधिकार। भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, स्थापना वर्ष, मुख्यालय, अध्यक्ष। अध्यक्ष को थोड़ा ध्यान रखना कि ये चेंज हो सकते हैं अध्यक्ष, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष देखते रहिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 27 जनवरी 2021 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, 55 में जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। मुख्यालय मुंबई में है। क्या दिनेश कुमार खारा ही हैं अभी अध्यक्ष SBI के? दिनेश कुमार खारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को बना, मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, RBI गवर्नर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास निगम IFCI, इंडियन औद्योगिक वित्त निगम,
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 बंगलुरु में है। क्या मनोज मित्तल है इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही हैं, ठीक है। उसके बाद आईसीआईसीआई भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, जनवरी 1955 मुंबई, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं चेयरमैन, संदीप बख्शी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। संदीप बख्शी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, चेक कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 मुंबई, दिनेश कुमार खारा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये अब इसको एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, यूटीआई। 1 फरवरी 1964 यूटीआई घोटाला हुआ था एक बार, बाद में फिर उसको हटाकर क्या कर दिया कि एक्सिस बैंक। 1 फरवरी 1964 मुंबई, इम्तियाजुर रहमान मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जुलाई 1964 मुंबई, टीएन मनोहरन राकेश शर्मा। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, 12 जुलाई 1982 डेट याद करनी है, मुंबई, साजी केवी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आईआरबीआई, इंडस्ट्रियल पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, 20 मार्च 1985 कोलकाता, नया नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, निवेश रख दिया गया इन्वेस्टमेंट बैंक। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 1990 लखनऊ, शिव सुब्रमण्यन रमन। इंडियन एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, 1 जनवरी 1982 मुंबई, हर्षा बंगारी। राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक, जुलाई 1988 नई दिल्ली, शारदा कुमार होता। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी, सितंबर 1956 मुंबई, श्री एम आर कुमार। भारतीय साधारण बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नवंबर 1972 मुंबई, देवेश श्रीवास्तव। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975, रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं आरआरबी। जोखिम पूंजी एवं टेक्नोलॉजी निगम, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरटीसीएफटी, मार्च 1975 मुंबई। भारतीय तकनीकी विकास एवं सूचना कंपनी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीडीआईसीआई 1989 मुंबई। अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना पट्टेदारी एवं वित्त सेवा लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड 1987 मुंबई, श्री उदय कोटक चेयरपर्सन और सीएन राजन एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। गृह विभाग वित्त निगम लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस 1977 मुंबई, दीपक पारिक चेयरमैन, रेणु सूद कर्नाड मैनेजिंग डायरेक्टर। कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी बोलते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी, ठीक है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक होना चाहिए, बैंक, अच्छा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईआईबीआई, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1985 कोलकाता, वीरेंद्र कुमार घिगरा। मुद्रा बैंक माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, कई बार पूछा जा चुका है, अप्रैल 2015, विनय हिडाउ। क्लियर हो गया, पूरी हो गई है लिस्ट। आगे बढ़िए, अभी आगे बढ़िए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, आगे दिखाना। मार्जिन, ये मुझे अलग से इसका टॉपिक बनाना पड़ेगा, कट कर।